सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इश्क है को स्टार्ट करते हैं। सीधे स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। इधर हम देखते हैं कि आरू अपने अपने शर्ट की बटन को खोलते हुए तुलसी की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। हालांकि तुलसी ने आरू को नज़र उठा के देखा ही नहीं था, लेकिन उसे पता था कि आरू उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। आरू को अपनी तरफ कदम बढ़ाता देख के तुलसी की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसके जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। आरू तुलसी के ऊपर अपनी शर्ट फेंक के कहती है, अपने इस घटिया से कपड़े को उतारो और इसे पहन लो। तुलसी के पास आरू की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। वहीं आरू तुलसी को शर्ट देके दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी हो जाती है। तुलसी अपने शरीर से वो कपड़े निकालती है और आरू का शर्ट पहन लेती है। आरू का शर्ट उसे इतना बड़ा हो रहा था, ये कहना मुश्किल था कि तुलसी ने शर्ट को पहना था या शर्ट ने तुलसी को पहन रखा था। तुलसी धीरे धीरे चल के उस बर्फ की सिल्ली के पास जाती है और उस पर खड़ी हो जाती है। वहीं आरू चेयर पे बैठकर एकटक तुलसी को देख रही थी। तुलसी को अपने शर्ट में देख के उसके दिल में घंटियां बज रही थी, लेकिन वो उसे अनदेखा करती है। और वहीं तुलसी तुलसी बर्फ की सिल्ली पर खड़े होने से उसे ठंड लग रही थी। वो बार बार अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रख रही थी ताकि उसके पैर शून्य ना हो। आरू की नज़र तुलसी के नाजुक पैरों पे जाके ठहर जाती है। तुलसी के पैर काफ़ी खूबसूरत थे। ऊपर से उस पर लगा आलता, पहना हुआ पायल और बिछिया उसमें चार चांद लगा रहे थे। इस वक्त तुलसी की आंखें नम थीं। उसके पैर शून्य पड़ गए थे, लेकिन वो फिर भी खड़ी थी। तुलसी जैसे अपने एक पैर को उठाने जाती है, तभी आरू की खतरनाक आवाज़ उसके कान में जाती है, जिसके डर से वो वापस अपने पैर उसी बर्फ की सिल्ली पे रख देती है। आरू बोलती है, सोचना भी मत पैर नीचे रखने का, वरना इसी बर्फ के पानी में तुझे नहला देंगे। आरू की बात सुन के तुलसी का मन कर रहा था कि वो जोर जोर से रोए, लेकिन वो खुल के रो भी नहीं सकती थी, वरना शायद आरू उसे और भी कठिन सजा दे देती। एक तो तुलसी का पैर सुन्न हो रहा था, वहीं उसके कंधे से शर्ट सरक रहा था, जिसको वो बार बार ऊपर कर रही थी। वहीं आरू तुलसी की एक और चीज़ नोटिस कर रही थी। वो तुलसी को अपनी सर्द आवाज़ में कहती है, ये तुम्हारी सजा है मेरी बात ना मानने की। अगर अगली बार मेरी बात ना मानी और उसके पैरों को देखते हुए, तो तुम्हें जलते हुए अंगारे पर चलाएंगे। आरू की बात सुनकर तुलसी डर जाती है। इस वक्त उसे काफ़ी डर लग रहा था और ठंड के चलते उसका शरीर भी काँप रहा था। कहाँ वो नाजुक सी लड़की कैसे झेल पाती इतनी बड़ी सजा। आरू तुलसी को अपनी कड़क आवाज़ में फिर से कहती है, दोबारा मेरी बात काटने की कोशिश भी मत करना। जिस पर तुलसी मासूमियत से ना में सर हिलाती है। तो आरू फिर कहती है, मुंह से जवाब दो, जैसे खाने के लिए मुंह खोलती हो वैसे ही मुंह से जवाब दिया करो। जिस पर तुलसी सिसकते हुए मासूमियत से कहती है, नहीं करूँगी। तुलसी के मासूम से चेहरे को देखकर आरू फिर कहती है, कान पकड़ के तेज आवाज़ में कहो कि आज के बाद हम अपने पति के खिलाफ नहीं जाएंगे।
आरू की बात सुन के तुलसी सिसकते हुए कान पकड़ के मासूमियत से कहती है, आज के बाद हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। तुलसी को इस तरह बच्चों की तरह कान पकड़ता देखकर आरू को हंसी आ रही थी, लेकिन वो अभी भी अपने चेहरे पर वही कठोरता बरकरार रखती है। इधर सुनीता जी भागते हुए शीतल के रूम में आती हैं और वहीं शीतल मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल सेट कर रही होती हैं। तब सुनीता जी हाँफते हुए कहती हैं, ये छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक तड़कती भड़कती न्यूज़ लेकर आई हूँ। शीतल अपने बालों में कंघी करते हुए कहती है, ऐसा कौन सा न्यूज़ लेकर आई हैं? क्या आरू ने उसको हवेली से निकाल दिया क्या? जिसे सुनीता जी खुशी से चहकते हुए कहती हैं, अरे इससे भी बड़ी खबर लेकर आई हूँ। वो लड़की हमारे कहने पर उस पार्टी में उस डांस करने वाली की जगह चली गई थी और आरू आरू को आरू ने उसे पहचान लिया, इसलिए आरू उसको उस पार्टी से उठा कर ले गई है। अब उसे वो भयानक सजा देगी, क्योंकि आरू को ऐसी डांस करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुनीता जी की बात सुन के शीतल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो शीशे में खुद को देखते हुए कहती है, "हम्म, क्या वो पिद्दी भर की लड़की मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है जो आरू उसके साथ शादी करके आ गई?" ये सब शीतल किसी साइको की तरह कह रही थी। वहीं शीतल की बातें सुनकर सुनीता जी को डर भी लग रहा था, लेकिन वो जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे किस कमबख्त ने कहा कि वो लड़की इतनी खूबसूरत है? तुम्हारे सामने तो उस लड़की की खूबसूरती तो कुछ भी नहीं है। सुनीता जी की बात सुनकर शीतल हंसने लगती है और उसकी हंसी देखकर सुनीता जी को डर लग रहा था, क्योंकि वो शीतल को जानती थी कि जब वो ऐसे हंसती है तो कुछ बड़ा करने वाली होती है। इधर तुलसी का पैर बिल्कुल सुन्न हो गया था, वहीं ठंड से उसकी बॉडी कांप रही थी। तभी वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी आरू उसे पकड़ लेती है। वहीं तुलसी आरू की बाहों में झूल सी जाती है। तुलसी के घने बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, जिसे आरू उसके चेहरे से हटाती है। तभी उसकी नज़र तुलसी के मासूम से चेहरे पर जाके ठहर जाती है। तुलसी के मासूम चेहरे को देखकर आरू का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो देखती है कि ठंड से तुलसी के होठ काँप रहे थे। ये देखकर उसके गालों को थपथपाती हुई कहती है, ओए क्या हुआ तुमको? देखो, गुस्सा मत दिलाओ। अगर तुम मेरे सजा से बचने के लिए ये सब कर रही हो तो ये अच्छा नहीं है। तुलसी को उठाने के बावजूद जब वो नहीं उठती है तो आरू उसे जल्दी से गोद में उठा लेती है और वहाँ पड़े पता नहीं पुआल आप लोग जानते होंगे या नहीं, लेकिन देहात साइड में होता है पुआल, वहीं पे ले जाके धीरे से लिटा देती है। तुलसी के हाथ पैर को रगड़ती है, लेकिन फिर भी तुलसी कुछ नहीं बोल रही थी। हाँ, आरू परेशान होकर कहती है, क्या हुआ है, उठो। तुलसी ठंड से कांप रही थी। तुलसी को ऐसे देखकर आरू अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे भी यही तरीका मिला था इसे सजा देने का। एक तो ये हद से ज़्यादा नाजुक है, और इतना कौन नाजुक होता है। अब तो एक ही तरीका है इसे ठीक करने का। आरू एक नज़र मासूम सी तुलसी को देखती है, फिर गहरी सांस लेकर उसके पास लेट जाती है और तुलसी की कमर को पकड़ के उसको अपने करीब कर लेती है। वहीं आरू के करीब होने से तुलसी को थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो रहा था,
इसलिए वो पूरी तरह आरू में सिमट जाती है। वहीं आरू तुलसी को अपने बाहों में समेट लेती है। तुलसी के मासूम से चेहरे को देखकर आरू कहती है कि ये सोते हुए कितनी मासूम लगती है, लेकिन जागते हुए तो इसके पैर ही नहीं टिकते। आरू के होठों पर इस वक्त हल्की मुस्कान थी, जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं तुलसी ठंड के चलते पूरा आरू में समाई जा रही थी। उसका पैर आरू के पैर के ऊपर था। तुलसी को इस तरह खुद में समाता देखकर आरू को गर्मी लग रही थी। तुलसी के सांस लेने पर उसकी बॉडी में हो रही हलचल आरू को साफ साफ महसूस हो रहा था। आरू को पार्टी का जो भी हुआ था वो सब याद आने लगता है, जिसके बाद उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उसे बार बार उस आदमी का तुलसी के साथ डांस करना याद आ रहा था, जिससे आरू का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आरू तुलसी के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, क्यों करती हो तुम ऐसा कि मुझे तुम्हें सज़ा देना पड़े? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये, लेकिन सज़ा मिलने पर ही तुम खुद के लिए आवाज़ उठाओगी, वरना हमेशा डरी सहमी एक अबला बन के रह जाओगी, जो मैं कभी नहीं होने देना चाहती। और फिर बालों में उंगली फेरते हुए, तुम्हें ऐसा मैं ऐसा बना दूंगी जिसके बाद लोग तुम्हारे सामने मुंह खोलने से भी डरेंगे। तब सही मायने में तुम मिसेस आरू सिंह राजपूत बनोगी। तुम्हें पता भी है तुम्हें उस पार्टी में देख के मुझे कितना गुस्सा आया था, और मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी मर्जी से नहीं आई थी। एक बार मुझे पता चलता है कि तुम किसके कहने पे आई थी। इधर तुलसी को धीरे धीरे होश आ रहा था। वो आरू की बातें भी सुन सकती थी, इसलिए वो आरू को अपनी मासूम सी नज़रों से देखते हुए कहती है, मैंने जान के नहीं किया। अगर मैं नहीं जाती तो आप उस लड़की को सजा देती, और उसे पैसे भी नहीं। उसकी माँ बीमार थी, उनका इलाज करवाना था उस लड़की को। आरू बस चुपचाप तुलसी की बातें सुन रही थी। तुलसी ने ये सब इतनी मासूमियत से कहा था कि आरू तो उसकी बातों में ही खो गई थी। अचानक से आरू की नज़र तुलसी के लिप्स पे जाके ठहर जाती है। वो उसके लिप्स को अपने अंगूठे से रब करते हुए अपनी खतरनाक आवाज़ में कहती है, मैंने उस लड़की को पार्टी में आने से पहले ही मना कर दिया था, और उसके पैसे भी उसे दे दिए थे। तो तुमको क्या ज़रूरत थी समाज सेविका बनने की? खामखा सज़ा मिल गई ना। और फिर अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए, अब अच्छे बच्चे की तरह बताओ कि किसके कहने पे तुमने वो कपड़े पहने थे और उस पार्टी में आई थी। सजा वाली बात सुनकर तुलसी की आंखें नम हो जाती है। वो अपने छोटे से होठ को पाउट बनाकर सिसकते हुए कहती है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी। वो मम्मी ने कहा कि अगर मैं वहाँ नहीं गई तो आप उस लड़की को सजा दोगे, और आपको बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। तुलसी के मुंह से सारा सच सुनने के बाद आरू गुस्से में बड़बड़ाती है, ये मम्मी कभी नहीं सुधरेगी। फिर तुलसी को घूरते हुए, उन्होंने तुमसे कहा और तुम आ गई। वो तुम्हें कहेंगे कुएं में कूदने को तो तुम कूद जाओगी। उनकी बात सुन के इतने सारे लोगों के बीच तुम डांस करने चली आई, क्या ज़रूरत थी? अरे यहाँ की मालकिन हो तुम, किसी की किसी भी बातों में आ जाती हो। अगर मैं वहाँ नहीं होती तो पता नहीं क्या होता तुम्हारे साथ, नोच के खा जाते वो लोग तुम्हें। आरू को फिर से गुस्सा करता देखकर तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं तुलसी की आंखों में आंसू देखकर आरू एक गहरी सांस लेकर खुद का गुस्सा शांत कराने की कोशिश करते हुए और अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोलती है, आज के बाद मेरी बिना इजाज़त के कुछ मत करना, और मेरे अलावा हवेली में किसी की बात नहीं सुनना,
खासकर मम्मी का। गोबर ज्ञान का तो बिल्कुल भी मत। तुलसी नम आंखों से डरते हुए आरू का चेहरा अपने हाथों में थाम के मासूमियत से कहती है, आप अपनी मम्मी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो आपसे और भैया से कितना प्यार करती हैं। आरू कुछ देर तक तुलसी को देखती है और फिर एक गहरी सांस छोड़ के कहती है, हमारी मम्मी को हम लोगों से कोई प्यार नहीं है, उन्हें बस खुद से और पैसों से प्यार है। आरू की बात सुनकर तुलसी असमंजस में उसे देखने लगती है। उसे आरू की बातें समझ नहीं आ रही थी। तभी आरू बात को बदलते हुए कहती है, सो जाओ, सुबह निकल जाएगा यहाँ से। तुलसी खुद को एक नज़र देखती है और कहती है, लेकिन हमारे कपड़े, ऐसे देखकर सारे लोग बातें बनाएंगे। ये कहते हुए तुलसी की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे देखकर आरू चिढ़ती हुई कहती है, क्या यार, कितना आंसू बहाती हो? आंखों में कोई नल फिट कर रखा है क्या? जब देखो आंखों से गंगा जमुना गिरने लगते। देवी जी, थोड़ा हिम्मत वाली बनिए। ऐसे छुई मुई बन के रहने से तो सब रुलाते ही रहेंगे। इस पर तुलसी कुछ नहीं कहती है, बस नजरें नीचे कर लेती है, जिसे देखकर आरू कहती है, लोगों की चिंता मत करना, क्योंकि लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आरू सिंह राजपूत पर उंगली उठा सके। और फिर तुलसी को अपने शर्ट में देखकर मुस्कुरा के कहती है, वैसे भी तुम इस शर्ट में पूरी तरह से ढकी हो, तो कोई कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। और फिर कहती है, अब चलो चुपचाप सो जाओ। इधर तुलसी अपना फेस आरू के चेस्ट से निकाल के कहती है, हमें यहाँ खुजली होती है। इतना कहकर वो रोने जैसा चेहरा बना लेती है। तभी आरू उसकी कमर से पकड़कर सीधा लेट जाती है, जिसके बाद तुलसी पूरी तरह से आरू के ऊपर आ गई थी। आरू तुलसी से कहती है, बिना किसी आवाज़ के सो जाओ। जिस पर तुलसी हाँ में सर हिला के जल्दी से आंखें बंद कर लेती है। तुलसी तो आराम से सो गई थी, लेकिन इधर आरू की हालत खराब थी। उसका मन कर रहा था कि वो एक बार तुलसी के इस सॉफ्ट बॉडी को छुए, लेकिन वो छू नहीं रही थी और खुद के जज्बातों को काबू करके जल्दी से आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद कुछ ही देर में आरू भी नींद की आगोश में चली जाती है। इधर दोनों सो जाते हैं और फिर अगली सुबह सूरज सर पे आ चुका था। वही चिड़ियों की चहचहाट से आरू की नींद खुलने लगती है। वो जैसे अपने सर को दबाते हुए उठने की कोशिश करती है, उसके ऊपर कुछ महसूस होता है। आरू धीरे धीरे आंखें खोलकर अपने ऊपर देखती है तो वहाँ उसे तुलसी का छोटा सा सर दिखाई देता है। वही तुलसी का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था और वो इस वक्त आरू से पूरी तरह से लिपट के सो रही थी। आरू अपनी उंगलियों से धीरे धीरे तुलसी के चेहरे पर आ रहे उस बालों को हटाती है और उसकी नज़र तुलसी के मासूम से चेहरे पे जाके ठहर जाती है। क्योंकि सोते हुए तुलसी बिल्कुल किसी गुलाब के फूल की तरह लग रही थी। तुलसी का इस वक्त मुंह हल्का सा खुला हुआ था, जिससे वो काफी प्यारी लग रही थी। तुलसी को इस तरह सोता हुआ देखकर आरू को हल्की सी हंसी आती और फिर उसके चेहरे पर हंसी देखना किसी चमत्कार से कम भी नहीं था, क्योंकि आज तक आरू के फेस पर मुस्कान जल्दी आती ही नहीं थी। आरू तुलसी के नाजुक होठों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए मन में कहती है, पता नहीं क्या खाकर इसकी मम्मी ने इसे पैदा किया था। जब देखो खरगोश की तरह इधर उधर फुदकती रहती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये बीबी नहीं, कोई बच्ची से शादी करके लेकर आई हूँ, जिसको अब मुझे ही संभालना है। और ये
इस शैतान बच्ची को संभालना कोई आसान काम नहीं है। जहाँ तक इसे जाना है, ये बात तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फिर कोई नया कांड करेगी और फिर मेरे गुस्से का शिकार होगी। आरू गहरी सांस लेकर अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी में टाइम देखती है, जिसे इस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे। ये देखकर आरू तुलसी के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है, हे उठो, निकलना होगा और किसी के उठने से पहले हवेली पहुंचना होगा। आरू के उठाने के बावजूद भी तुलसी नहीं उठती है तो आरू खींचते हुए खुद से कहती है, ये छटंकी हाथी घोड़ा बेच के सो रही है। मुझे तो लगता है कि इसे सजा पाने के बाद हमसे दूर भागेगी, लेकिन ये यहाँ मेरे से चिपक के सो रही है। फिर थोड़ी तेज आवाज में, ओए उठो, हवेली जाकर जितना सोना हो सो जाना, अभी जल्दी से उठो। आरू की तेज आवाज सुन के तुलसी चिहुक कर उठती है और अब अपनी आंखें मसलने लगती है, जिससे वो काफी प्यारी लग रही थी। तुलसी को इस वक्त बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो आरू के टमी पे बैठी हुई है। तुलसी मासूमियत से खुद को देखती है और फिर आरू को, जो उसे ही घूर रही थी। वो आरू को पूरी तरह नज़रअंदाज करके अपने बाल खुजलाते हुए इधर उधर देखने लगती है। वहीं तुलसी को इस तरह से अंदाज करता हुआ देखकर आरू अपनी सर्द आवाज में कहती है, ये पागलों की तरफ बाल क्यों खुजला रही हो? लोग अगर बाहर देखेंगे तो पागल समझ के तुम्हें पत्थर मारेंगे। अब उठो मेरे ऊपर से। जिस पर तुलसी जल्दी से आरू के ऊपर से उठती है और अपने कमर पे दोनों हाथ रख के मुंह फुला के कहती है, मैं पागल नहीं हूँ। आरू भी अब तक खड़ी हो चुकी थी। वो तुलसी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, तुम ना मुझको इस वक्त मग्गे की तरह लग रही हो। जिस तरह तुमने अपने दोनों कमर पे हाथ रखा है, वैसे कोई कोई भी दूर से देखे तो तुमको मग्गा ही समझेगा। आरू की बात सुनकर तुलसी अपना मुंह फुला लेती है। उसे ऐसा देखकर आरू कहती है, एक ही रात में डर खत्म हो गया तुम्हारा? कल तो आंखों से गंगा जमुना बह रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आरू ने ये सब तुलसी को छेड़ते हुए कहा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तुलसी पूरी तरह चिढ़ जाती है। वो चिढ़ते हुए कहती है, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था, सब आपकी मम्मी ने किया। मुझे सजा दिया, अब तो उन्हें भी सजा दो। तुलसी पटर पटर सब कह रही थी। वही आरू जब उसे घूर के देखने लगती है तो वो जल्दी से चुप हो जाती है और मासूमियत से कहती है, मैंने तो ऐसा इसलिए कहा कि मेरे साथ कोई भेदभाव ना हो। इस वक्त तुलसी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उससे ज्यादा मासूम इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आरू तुलसी को घूरते हुए कहती है, तुम्हें लगता है कि आजकल तुम ज्यादा डेयरिंग होती जा रही हो? पहले मेरे सामने मुंह नहीं खुलता था, पटर पटर कैंची की तरह बोलती हो। ये बोली तब कहाँ जाती है जब कोई तुम्हें कुछ कहकर चला जाता है, तब क्यों जवाब नहीं देती हो? जिस पर तुलसी कुछ नहीं कहती है, बस अपना चेहरा नीचे कर लेती है। ये देखकर आरू एक लंबी सांस खींच के कहती है, चलो। इतना कहकर वो जैसे ही अपनी कदम बाहर जाने के लिए बढ़ाती है, तभी तुलसी की प्यारी सी आवाज़ आरू के कानों में आती है, जो कह रही थी, मैं इन कपड़ों में कैसे जाऊं? आरू पलट के तुलसी को ऊपर से नीचे देखती है, जिसने इस वक्त उसी का शर्ट पहन रखा था और वो शर्ट उसके घुटने तक आ रहा था। तुलसी इस वक्त आरू के शर्ट में डूबी हुई थी। उसे ऊपर से नीचे देखने के बाद आरू कहती है, तुम ये कपड़ों में ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटी सी चुईया को बोरा पहना दिया गया हो। वैसे भी तुम्हारे में भी कुछ देखने जैसा है नहीं, इसलिए अब चलो। तुलसी को आरू की बातें समझ नहीं आती है। वो अभी भी आरू को डबल मीनिंग बातों में खोई हुई थी।
वहीं आरू उसे एक हाथ से पकड़ के उठाती है और गोदाम से निकल जाती है। इस वक्त आरू ने तुलसी को इस तरह पकड़ रखा था जैसे वो कोई छोटी सी गुड़िया हो। आरू तुलसी को अपने गोद में लिए जीप के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और कहती है, ए मुझे अच्छे से पकड़ कर बैठना, वैसे भी इतनी पतली दुबली हो, उड़कर कहीं निकल जाओगे और पता भी नहीं चलेगा। आरू बार बार तुलसी को चिढ़ा रही थी। वहीं तुलसी झट से चिढ़ भी जा रही थी। वो चिढ़ते हुए कहती है, मैं पतली दुबली नहीं हूँ। जिस पर आरू जीप चलाते हुए कहती है, हाँ बहुत मोटी हो, 4-5 लोगों को उठाकर पटक भी दोगी। वैसे फिक्र मत करो, कुछ साल बाद तुम्हें अच्छे से मोटी कर दूंगी। फिर तुलसी को देखते हुए, अभी तो कुछ ज़्यादा ही छोटी हो। जिस पर तुलसी मुंह फुलाकर बैठी रहती है। उसे आरू की कोई भी बात ठीक से समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब उसके दिल में आरू का डर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। वो आरू के साथ कंफर्टेबल हो रही थी। वहीं आरू भी खुश थी कि तुलसी उसके साथ अब कंफर्टेबल हो रही है। वो जानती थी कि तुलसी हवेली में उसके अलावा किसी को भी ठीक से नहीं जानती है, और अगर वो उससे ही डरती रही तो बार बार अपनी बेवकूफ़ी के चलते मुसीबत में पड़ती रहेगी। और आरू ऐसा होने देना नहीं चाहती थी। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।